जब पहले दिन आपने शादी की, वहाँ से जब आप आगे बढ़े तो उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत चीज़ें बदलती है। तो जो लोग कंस्ट्रक्टिवली नहीं ले पा रहे वो थ्रिल ही ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं कोई मूवी देखने गई और मैं सोच रही हूँ हर सीन मेरे हिसाब से चले, जो डायरेक्टर ने बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें आई थिंक रिलेशनशिप में भी बैठ के स्पेक्टेटर बनना पड़ता है। पर मुझे शक हो रहा है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो बार बार, अब सिर्फ इस शक की वजह से कभी कभी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। उसके लिए आप क्या बोलते कोई देख रहे कि यार मुझे ये पसंद है, तुमको क्यों नहीं है? भाई जो है वही कर लो पहले। कोई कितना सही बोला, अमेजिंग अमेजिंग। यूएस के अंदर डेटिंग ऐप से 1/3 मैरिजेस डेटिंग ऐप्स के थ्रू होती है, और हमारे इंडिया में डेटिंग ऐप सिर्फ हुकअप्स के लिए है, हैंगअप करने के लिए। तो हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ यार। अब तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, किस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वो हर डेट पर या हर नए मीटिंग में वो एक कदम और उसके क्लोज आना चाहता है। सो विकास, द रिलेशनशिप डॉक्टर मैं आपको बुलाती हूँ हमेशा। वेलकम टू लिप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, थैंक यू। मेरे पास बहुत सारे डीएम में क्वेश्चंस आते हैं, और उससे भी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मैं लोगों को डेली नोटिस करती हूँ, उनके क्वेश्चंस देखती हूँ, पूछती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सा एक बना के रखा है, हीप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये सारे क्वेश्चंस विकास आज होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, गैसलाइटिंग, इनफिडेलिटी, बेसिकली जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं धोखा, राइट? किसी रिलेशनशिप में धोखा मिलना या धोखा देना। अब कभी कभी आपके हाथ में नहीं होता है, आप करते चले गए, आपको रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड ही मुझसे क्या हो गया, बट आपका पार्टनर भी सफ़र कर रहा है। पार्टनर की सुने तो वो बोलता है कि मुझे पता तो था, बट मैं आंखें बंद करके बैठी थी या बैठा था, मुझे पता बिल्कुल ही नहीं था, मुझे पता था लेकिन मैं नोटिस कर रही थी ये कब आके बताएंगे खुद ही। इस सब में इवेंचुअली एंड में निकल के आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज आप वो चीज़ यहाँ तो जल्दी एड्रेस नहीं कर पाए, वो क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम आपको डिकोड करके आज बतानी है। तो मैं विकास आपको आज आई विल गिव यू 5 काइंड्स ऑफ पीपल। तो मेरा फर्स्ट काइंड ऐसा है, व्हाट इज़ चीटिंग फॉर यू पर्सनली, मीन्स अगर मैं फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ तो इज़ दैट चीटिंग, वुड दैट बी कॉल्ड अ चीटिंग फॉर यू, या फिर मेंटली इन्वॉल्व हो जाऊँ दैट वुड बी चीटिंग फॉर यू, और बोथ। ये सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? चीटिंग का पर्सपेक्टिव की बात इसलिए भी नहीं बनती है क्योंकि ये वैसे ही है कि आपने प्रॉमिसेस पहले तो क्या किए, आप जिसके साथ हो आपने उससे क्या कस्में वादे किए, वो इस पर तो डिपेंड करेगा। आपने उसे कभी कहा ही नहीं कि मैं तेरा ही हूँ, या आपने कभी लॉयल्टी की बात की ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी करेंगे तो चीटिंग नहीं है। बट विकास क्या हर चीज़ कह के होती है रिलेशनशिप्स में? नहीं, बट रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो यूजुअली कुछ चीज़ें अनसेड होती है। एग्जैक्टली। कि लॉयल्टी वाली जब बात है या फिर एक दूसरे को लेके कमिटमेंट वाली बात है, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फिर फिजिकल या मेंटल कोई बात आती ही नहीं। अगर आप एक बार किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए या कमिटेड हो गए तो एक अनसेड रूल है कि फिर आप उसी के साथ हो, राइट? अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो फिर यू विल हैव टू मेक इट क्लियर कि इसके अलावा भी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर हमारा रिलेशनशिप सिर्फ इधर तक ही है। अदरवाइज उसमें आप फिजिकली हो, मेंटली हो, या आप किसी भी तरह से किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो तो चीटिंग ही है, राइट? हाँ, उसे चीटिंग ही माना जाएगा, वो जस्टिफाइड नहीं होगा कभी भी। अगर आपको लगता है कि हाँ यहीं तक रिलेशनशिप होना चाहिए था, शायद उसने कुछ ज़्यादा समझ लिया, मैं इतना भी देने को तैयार नहीं था, तो उसका आंसर क्या है? कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन है। कई बार हमारी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज़ हम सामने वाले को बताते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार होते होते हो जाता है। हाँ। तो वो होते होते हो जाने में कई बार हम वो बातें करना भी भूल जाते हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज़ है, मुझे सब कुछ चलेगा, ये नहीं चलेगा, या ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो चल जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेगी। अब बात चीटिंग की नहीं है, बात यह है कि कई सारी सेंसिटिविटीज़ लोगों की होती है। जैसे कि एक लड़की अगर ये कह दे कि यार मुझे ना सब चलेगा, गाली नहीं बकना कभी, मुझे गाली नहीं चल पाती। कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे नहीं होते कि यार सब कह देना, मेरे पेरेंट्स कह गए कुछ मत कहना। कुछ कहते हैं कि मेरे करियर को या मेरे काम को कभी भी बुरा मत कहना, आपको जो कहना है कह लो। तो हर इंसान की अपनी सेंसिटिविटी है, तो आपकी सेंसिटिविटी जो है, नॉन नेगोशिएबल जो चीज़ें हैं, वो आपने कभी सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं की, तो चांसेस है कि वो सब चीज़ें करेगा और फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चीटिंग की भी अगर बात है तो यहाँ पर भी आपने शायद ये मेंशन कर देना चाहिए कि यार इन चीज़ों में तो आप बिल्कुल कभी कोई मार्जिन आप देंगे नहीं सामने वाले को, तो सामने वाले को चीज़ें पता रहे। नहीं तो फिर वो इफ्स एंड बट चलेगा और वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि यार तुम ऐसा करती तो मैं क्या ही करता, वैसा किया तो मैं क्या ही करता। तो कम्युनिकेशन होना तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपसे मिली, वी फेल इन टू लव, हम इसको लव का नाम देते हैं फिलहाल, वी फेल इन लव,
अब क्या मैं आपसे ओपनली फर्स्ट डे ही बोल दूं या इनिशियल कुछ डेज में कि देखो चीटिंग मत करना, अभी हो सकता है वो नहीं करने वाला उसके माइंड में आ जाए कि मुझे चीटिंग करना एक ऑप्शन है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये ऐसे तो कभी नहीं होगा कि कोई, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप जब होता है तो मैं समझता हूँ कि जितना भी आप कम्युनिकेट करते हो इट शुड बी लाइक 80-20, कि 80% तो वहाँ पर फ्लर्ट है, मस्ती है, चढ़ाना है, हंसी मजाक है, गॉसिपिंग है, ये सब कुछ है। बट 20% जो है आप एक दूसरे के काम की बात भी करते हो, आप एक दूसरे की पसंद नापसंद इन चीज़ों की भी डिस्कशन करते हैं। तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों को कन्वे कर देना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ये कह दें कि ये 5 पॉइंट में लिख के लाई हूँ ये देख लो यहाँ या नहीं चलेगा, नहीं। आपका इंटेंट जो है वो आप सामने वाले को किसी भी तरह से पहुंचा सकते हो कि यार मुझे सब चल जाता है, मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपने ऐसा ही कह दिया तो सामने वाले को लग गया कि यार इस पॉइंट पर शायद आप कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो जो अपनी माइंडसेट है वो कन्वे करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता है। चैलेंज उनके लिए हो जाता है जो बहुत इंट्रोवर्ट्स होते हैं। मोस्टली इंट्रोवर्ट लोगों को रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग क्या करें विकास? देखिए ये चीज़ तो है ही कि आप अपने थॉट्स या अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को जब तक किसी के सामने रखेंगे नहीं तब तक वो इंसान आपको ज़्यादा जान नहीं पाएगा। अब अगर वो आपको ज़्यादा जान नहीं पा रहा है तो चांसेस हैं कि वो आपको पहचानने में गलतियां कर दे, आपको समझने में गलतियां कर दे, वो ऐसी चीज़ें कर दे जो आपको नहीं चाहिए थी, या ऐसी चीज़ें ना कर पाए जो आपको चाहिए थी। तो इंट्रोवर्ट इंसान अगर है और अगर वो अपने थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को ठीक से कन्वे नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नहीं आएगा कभी। तो उसे इतना तो समझना पड़ेगा। हमेशा ये चीज़ चलती नहीं है कि आई एम व्हाट आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। आप किसी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप के बारे में या आप जो सोचते हो वो सामने वाले को बताने के लिए। आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, तुझे तो पता ही है। तो ऐसे वर्क नहीं करता। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसे रिलेशनशिप कई बार ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। इट्स बिन 7 years में, हाँ, इतने लोग आते हैं, इतने सारे काउंसलिंग्स होती है, बहुत केसेस ऐसे ही होते हैं कि सर बोलते ही नहीं है, पूछ के थक जाते हैं, कुछ नहीं हुआ करते रहते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। जब उनकी वाइफ से बात करते हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, सर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, है ना, मेरा कुछ मन ही नहीं होता है कहने का, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, तो फिर मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ। तो यहाँ देखिए इंटेंट दोनों लोगों का अच्छा है, दोनों कंस्ट्रक्टिव जा रहे हैं, दोनों प्रोग्रेस ही ढूंढ रहे हैं, बट क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं है या सामने वाली एड्रेस ही नहीं कर पा रही कि मैं अपनी बात को कैसे कहूँ, उसकी वजह से इश्यूज़ हैं। तो इंट्रोवर्ट है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना आपकी चॉइस का मामला नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। राइट। हाँ, तो ये करना तो अगर मैं आई एम योर गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, आप या मैं वाइफ हूँ, आप हस्बैंड हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर को भी समझना पड़ेगा यू फेल इन लव विद एन इंट्रोवर्ट, राइट? तो वो शायद 50% बोलेगी, आपको 100% समझना है, राइट? थोड़ा सा उनकी तरफ से भी होगा। हाँ, मैंने जैसा कहा कि वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि वो कम ही बोलते हैं और कम ही बात करते हैं, पर जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी तो फिर वो चीज़ दिक्कत दे देंगी, क्योंकि प्रॉब्लम जब आएंगी तो आप कहेंगे ये कि ये समझता नहीं है। अब समझता नहीं है, इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ वो तो यही हुआ ना कि आपने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं उसे, आपने ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं किया। और अब प्रॉब्लम आने लगी तो आपको या तो एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा या फिर आप उसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तुम देख लो। या तो रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। तो वो फिर वो देखने वाली बात है, क्योंकि म्यूचुअली भी तो लोग अलग होते ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि रिलेशनशिप है तो वो जन्मों की ही बात हो गई, वो समय तो बहुत पुराना हो गया। तो ठीक है, लोगों का नहीं बनता है तो वो अलग हो सकता है, बट अगर साथ में रहना है तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ता है। ट्रू। इनफैक्ट मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए कि हमने शादी तो कर ली थी और इतने अच्छे से जानते थे एक दूसरे को, बट जब लाइफ चेंज होती है तो आप भी चेंज होते हैं, आप भी ग्रो करते हैं। 24 घंटे तो आप साथ में है नहीं, 24 आवर्स आप साथ में नहीं है, आपके साथ कुछ और हो रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ और हो रहा है रोज़। तो हम दोनों अपने लेवल पे भी ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एवरीडे, राइट? हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही है कि जैसे हम देखते हैं कि लव मैरिजेस होती है, तो लव मैरिजेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों दिल दिमाग से रेडी हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो सब अच्छा ही है, तो फिर डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, फिर ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया है कि आज आप और मैं जैसे हैं हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि हम बदलेंगे नहीं। अब बदलेंगे नहीं तो आप बदलाव को नेगेटिव ही क्यों कंसिडर कर रहे हो? बदलाव तो अच्छा भी होता है। यानी कि आप इवॉल्व नहीं होना चाहते एज अ पर्सन, अगर आप ग्रो करते हैं, आप अपने करियर में, अपनी सोशल लाइफ में, फाइनेंशियल चीज़ों में या सारी चीज़ों में, तो दोनों लोगों को हैंड इन हैंड इवॉल्व होना है। तो वो इवॉल्व होने का जो प्रोसेस है उसमें आप कितना एक दूसरे के साथ
आप हाथ पकड़ के चल सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि रिलेशनशिप कितना सही जाएगा। अब उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में कई बार लोग ऐसे इवॉल्व हो जाते हैं कि उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हाँ। तो ये वो चीज़ है कि बदलाव होगा, बदलाव को हमेशा नेगेटिवली लेना ज़रूरी नहीं है, बट वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए कि कितना सही जा रहा है या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है या क्या हो रहा है वो ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करेगा आगे। राइट। और अगर मैं एज अ वाइफ आपको बहुत कंट्रोल करने लग जाऊं कि पहले नहीं तुम ऐसे ये मत किया करो, तुम ये चेंज करो, अभी मैं आपको बदलने की कोशिश कर रही हूँ, कल जब आप एक्चुअली में बदलोगे तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं आप तो बहुत बदल गए हो। ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, जब पर्सनालिटी टाइप्स मैं पढ़ रहा था या मैं अब ऐसे भी कहीं पढ़ाता हूँ या कहीं बात करता हूँ उस बारे में, तो पर्सनालिटी टाइप्स का मतलब ये होता है कि आप और मैं दो लोग, दो पर्सनालिटीज़ हैं, एक सैंग्विन है, एक मेलनकोली है। पहली बात तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक मेलनकोली को कभी भी सैंग्विन नहीं बनाया जा सकता। आपकी ज़िंदगी पूरी लग जाएगी बट वो नहीं होने वाला है। ओके, इसको अंग्रेजी में बताएं। और जो मेलनकोली है उसको सैंग्विन नहीं बनाया जा सकता, सैंग्विन को मेलनकोली नहीं बना सकते। आप लोगों के तौर तरीकों में छोटा छोटा चेंजेस कर सकते हैं, उनके ट्रेड्स में हल्के बुल्के बदलाव आप ला सकते हैं। तो पहले तो ये सोच लेना कि मैं इसको अपने हिसाब से बना दूँ, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और ये मोस्टली लोग करते हैं। और इसमें अगर आप पड़ गए तो आप कहीं पहुंचने नहीं वाले हैं। आपको पूरा ज़िंदगी लग जाएगा बट वो इंसान वैसे ही रहने वाला है, वो थोड़ा बहुत आपके जैसा हो सकता है। इसका बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि आप खुद से ही पूछ के देख लो कि अगर हम एक मेलनकोली व्यक्ति है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, एम्बिशियस ऐसे व्यक्ति हैं, और हमसे कोई कह दे कि यार अस्त व्यस्त रहा करो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, कल की फिक्र नहीं करना है, काम धंधे छोड़ो, कुछ नहीं रखा है, प्रेजेंट में जीना, अचानक से ऐसे बन जाओ, इंसान कभी बन पाएगा क्या? अगर ये वैसा नहीं बन पाएगा तो वो भी ऐसा नहीं बन पाएगा। ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली हम दो चीज़ें नहीं समझते हैं। एक तो ये नहीं समझते हैं कि इंसान बदलेगा और मेरे हिसाब से नहीं बदलेगा। दूसरा ये नहीं समझते हैं कि शादी को हमने जितना ग्लोरीफाई किया है वो एक वेडिंग इवेंट से बहुत आगे है। कमिटमेंट जो शादी का है या एक रिलेशनशिप का है, वो उस एक दिन के फंक्शन या स्टार्टिंग के कुछ 3 महीने 2 महीने ग्लोरियस जो होते हैं उससे कहीं आगे है। तो हर चीज़ हमेशा शायद ग्लोरियस और ब्लू ना रहे, राइट? हाँ, वो है ही। मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने कहा कि लव मैरिजेस, जैसे लोगों को लगता है कि लोग भाग के शादी कर लेते हैं, घर वाले रेडी नहीं है, भाग के शादी कर लिया। क्या सोच के कर लिया? ये सोच के कर लिया कि यार हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मतलब उन दो लोगों को ये लग रहा है कि प्यार ही बस एक एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत है शादी के लिए, और वो तो है ही। अब दुनिया साथ में हो ना हो, काम चल जाएगा। हाँ। अगर प्यार होने से ही शादियाँ सक्सेसफुल हो जाती तो फिर ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, डिवोर्सेस क्यों होते हैं? लव मैरिजेस में तो होना ही नहीं चाहिए था। पर शादी जो है वो एक अलग चीज़ है। शादी के अंदर आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, इनकन्वीनियंस भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी टैकल करना पड़ेंगी। वहाँ पर प्यार कई बार बहुत धुंधला जाता है या पीछे रह जाता है, दूसरी चीज़ें ओवरटेक कर लेती है शादी को। तो शादी जो है उसमें ये सोच लेना कि प्यार है या नहीं है, उसके हिसाब से चलेंगी चीज़ें, तो नहीं होगा। तो शादी करके आप किसी के साथ रह रहे हैं या किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि शादी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इमोशंस, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो उन सारे डायमेंशंस को कंसिडर करके ही शादी जैसी चीज़ों में पढ़ना चाहिए या उसके डिसीजन लेना चाहिए। या जब आप एक बार उसमें पड़ जाओ तो फिर सिर्फ प्यार 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 आप करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है कि मेरी शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, व्हाटएवर, अब मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, थ्रिल खत्म हो गया शादी से। क्योंकि आप थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50 साल तक बना रहेगा। वो थ्रिल बना रहने के लिए क्या करें? यूजुअली ये समझने वाली बात है कि एक साइकिल होता है, ठीक है। वो साइकिल कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, तो जब पैदा हुआ तो उसका अपने पापा के साथ एक अलग बॉन्ड है, वो उसे अलग तरह से पैम्पर कर रहे हैं, अलग तरह से प्यार कर रहे हैं। जब वो 10-12 साल का हो जाता है तब तक उसका अपने फादर के साथ जो टर्म्स है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप में बहुत बदलाव आ चुका होता है। जब वो 18-20 साल का होता है तो उसके फादर के साथ वो दोस्ती जैसा होने लग जाता है, वो फ्रेंड जैसे होने लग जाते हैं। जब वो 30, 40, 50 की उम्र में आता है तब उसके फादर के साथ और रिलेशनशिप बदल चुके होते हैं, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता है। अगर आप 20 साल की उम्र में आके कह रहे हो पापा आप तो मुझे गोद में उठा के घुमा करते थे, आप तो मुझे ऐसे खिलौने दिलाया करते थे, आप तो दिलाते ही नहीं, आप बदल गए हो, है ना। तो ये वैसे नहीं है। रिलेशन जो शादी है वो भी वैसे ही है कि जब पहले दिन आपने शादी की, वहाँ से जब आप आगे बढ़े तो उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत चीज़ें बदलती है। तो जो लोग कंस्ट्रक्टिवली नहीं ले पा रहे वो थ्रिल ही ढूंढ रहे हैं। हाँ। जबकि लाइफ के जो एडवेंचर्स हैं या जो थ्रिल्स हैं या फिर जिन चीज़ों में आपको मज़ा आएगा वो डायमेंशंस बदलते चले जाते हैं। तो उन डायमेंशंस को आप नहीं एड्रेस कर रहे हो या आप उनमें मज़ा नहीं ढूंढ रहे हो तो फिर आपको यही लगेगा कि यार थ्रिल खत्म हो गया। राइट, ये वैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं कोई मूवी देखने गई
और मैं सोच रही हूँ हर सीन मेरे हिसाब से चले। जो डायरेक्टर ने बनाया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें आई थिंक रिलेशनशिप में भी बैठ के स्पेक्टेटर बनना पड़ता है कि सामने जो हो रहा है उसको वैसे लूँ और उस पर रिएक्ट करूँ, रादर देन मैं पहले से ही उस पर कंट्रोल करूँ। करेक्ट, राइट। इनफैक्ट रिलेशनशिप, कई बार लोग मुझसे पूछ लेते हैं कई इवेंट्स वगैरह में कि सर आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, और आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट कौन डालता है, आप डालते हैं या फिर वाइफ डालती हैं? और मैं सच कहूँ तो रिलेशनशिप जैसे जैसे पुराना होता है वो एफर्टलेस होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, वहाँ पर एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जीना सीख जाते हो, आप एक दूसरे के तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर चुके होते हो, तो उस इंसान के साथ रहना एफर्टलेस हो जाता है, मतलब वो फ्लोट करने की जैसा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप जितना पुराना है उतना कंफर्ट और ईज आ जाता है ज़िंदगी में। ये ऐसा होना चाहिए। अब अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एडवेंचर नहीं है, तो फिर आप वही है कि आप गलत जगह गलत चीज़ ढूंढ रहे हो। आप इस चीज़ के मज़े नहीं ले रहे हो कि यार मेरा और वाइफ का जो ट्यूनिंग है वो इतना फाइन है कि लाइफ बहुत फ्लॉलिश है। ठीक है, इंस्टेड आप सोच रहे हो कि एडवेंचर, तो वो थोड़ा माइंड सेट ही अलग है। उसके हिसाब से तो हर 5-7 साल में आपको पार्टनर चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा है। सो बेसिकली आप कंफर्ट भी मांग रहे हो और आप एडवेंचर भी मांग रहे हो। तो यही बात है कि मैं माउंटेनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे ट्रैकिंग करनी है, बट मेरे पैरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट कांट हैपन दैट वे। हाँ, ये तो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता है। आप चाहे कितने भी कैपेबल हैं, आपको भगवान ने कितना भी विशेष कृपा आपके ऊपर कर दी है, तो भी आपकी ज़िंदगी के अलग अलग फेजेस में आपके रोल्स बदलते चले जाएंगे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये तय कर लेगा कि मैं 70 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलूंगा और लोग उसको खेलने देंगे और खेलते हुए देखेंगे भी। ठीक है, वो चॉइस उसके पास भी नहीं है, जबकि उसे क्रिकेट का भगवान हम कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो आप और हम कौन है फिर? राइट। ठीक है, तो ये चीज़ होती ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। रूल्स बदलते हैं। अब वो कमेंटेटर बन जाए या फिर वो कोच बन जाए या वो लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, या क्रिकेट वाले इंडस्ट्री में ही अगर कोई नया रोल अपना ढूंढ ले और वो उसको सर्व करना शुरू करे, तो ये थोड़ा वैसा है कि रोल्स बदलते हैं और रोल्स को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब जब हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, तो जब अपने रोल्स चेंज करने की बात की, स्पेशली ये मोस्टली विमेन मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैम सबसे बड़ा ट्रांजिशन हमारे रिलेशनशिप में तब आया व्हेन वी बिकेम पेरेंट्स। तो जैसे ही बच्चे लाइफ में आते हैं, वो स्पेशली द लेडी, द वुमन, शी गोज थ्रू सो मेनी चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हैं, वो पूरी अब फिजिकली भी वो बदल चुकी है, राइट। मेंटली वो अपने हस्बैंड के लिए नहीं जी रही है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा। जब ऐसे कपल्स फेस करते हैं रिलेशनशिप्स, बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब बच्चा बीच में आता है। तो उसको हैंडल कैसे किया जाए उस ट्रांजिशन को? शुड वी एजुकेट मेन? मेरे ख्याल से एजुकेट, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है कि मैन या विमेन। मुझे लगता है कि एजुकेशन तो दोनों को ही मिलना चाहिए, और वो एजुकेशन ऐसा होना ही चाहिए कि जैसा मैंने कहा कि रोल जब चेंज होता है तो रोल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सेटबैक में आ गया, बहुत प्रॉब्लम्स में आ गया, ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, या लोगों ने खूब धोखा दिया है, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, या यानी कि एक तरह से उसका शोषण हो गया। अब यहाँ से दो ऑप्शंस होते हैं। एक इंसान वो होता है जो सोच लेता है कि यार जब ज़िंदगी का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब अलग तरीके से, अलग टेम्परामेंट से ज़िंदगी जीनी है, और वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर लेता है, वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है उसकी लाइफ का, और एक व्यक्ति जाके सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में जब चेंज आता है किसी भी तरह का, तो ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप उसको कंस्ट्रक्टिव वाली साइड पर चैनलाइज कर रहे हो अपने एनर्जी को, या डिस्ट्रक्शन की तरफ सोचना शुरू कर रहे हो। अब अगर बच्चे को आप प्रॉब्लम की तरह देखने लग गए, तो ये आपके रिलेशनशिप की बर्बादी ही है फिर, है ना। ये डिस्ट्रक्शन आपके दिमाग में अगर आ चुका है तो फिर प्रॉब्लम है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा, आई टेल यू। मेरा एक फ्रेंड था, मुझसे सारी चीज़ें डिस्कस करता था, एंड वंस ही सेड कि स्नेहा अभी 2 महीने हुए हैं, वी हैड अ बेबी, एंड अब मैं जब घर आता हूँ तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता मेरी वाइफ के पास कि मुझे मेरी बातें बैठ के 2 मिनट सुने, जैसे हम पहले 2-2 घंटे डिस्कस करते थे। और अब मैं समझ तो रहा हूँ मेंटली कि वो एक मदर बन गई है, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरफ है, बट अब मैं इस बात से डील कैसे करूँ कि शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी एनी मोर? नहीं, क्योंकि वो तो मदर बन गई है, पर ये फादर नहीं बना ये इसलिए डील नहीं कर पा रहा है। उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं भी फादर बन गया हूँ फोन पे बात करवाती हूँ आपकी ठीक है, और क्योंकि फादर वाला जोन में आप गए नहीं हो, आपको वो फीलिंग ही नहीं है शायद कि फादर होना क्या होता है या उसका रोल क्या होता है। वो आपके बेटे को नहीं नर्चर कर रही है, वो सिर्फ अपने बेटे को नर्चर नहीं कर रही, वो आपके बेटे को ही नर्चर कर रही है। जब आप दिन भर अपना काम कर रहे हो और वो उसको संभाल रही है ना, तो आधा काम आपका कर रही थी। ठीक है, उसको आपसे क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये काम मैं अकेले क्यों कर रही हूँ। देखो आप कैमरा में देख के बोलो इसको उस बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी उसकी अकेले की तो है नहीं। ठीक है, बट आपके लिए वो काम कर रही है, और उसके बाद आप आके उसे शिकायत करोगे,
तो ये थोड़ा सा इट्स टू मच हो गया। हाँ, आई नो इट इज़ टू मच, इट इज़ टू मच। अच्छा, हमने जब कंफर्ट की बात की, अब मैं विल डिस्कस अबाउट 5 काइंड्स ऑफ पीपल। सपोज हम खुद को एज अ कपल देखते हैं अभी, विकास एंड स्नेहा, ठीक है। अभी हम लोग सपोज हम रिलेशनशिप में हैं, हमारी मैरिज हुई है, हम लिव इन में उसको छोड़ देते हैं, अभी हम साथ में रहते हैं, हम ये सोचते हैं, राइट। विकास, आप रोज़ किसी से चैटिंग कर रहे हो फ़ोन पे, और मैं रोज़ रात को बैठ के देखती हूँ कि किसी से चैटिंग करते रहते हैं। अभी हो सकता है आप रैंडमली व्हाट्सएप पे बहुत सारे आंसर्स हमारे पूरे दिन के हो जाते हैं इकट्ठे, आप वो दे रहे हो, राइट। पर मुझे शक हो रहा है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो बार बार। अब सिर्फ इस शक की वजह से कभी कभी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? सी, मेरे साथ भी होता है ऐसा, ठीक है, कि मुझे जैसे अभी 2 दिन मेरे मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ही DMs के रिप्लाई करने पड़ रहे हैं। तो DM इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार रात में मैं एक साथ रिप्लाई कर दूँ। तो अभी जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत फ़ोन में लगे रहते हैं और आपका पार्टनर आपको चेक कर रहा है या देख रहा है, तो उसके मन में कोई चीज़ आ सकती है। तो ये आपके भी समझ में आनी चाहिए कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मुझे मेंटेन करनी है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही करके बात करता रहूँगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। शायद मैं नॉर्मल बात भी कर लूँ या मैं अपने फ़ोन को अनलॉक्ड इधर ही छोड़ भी दूँ, तो ये एक जेस्चर होता है ना, ये बताने का कि यार अगर कोई टेंशन हो तो फ़ोन रखा है, उसको देख लेना, है ना। और दूसरा कि सामने वाले के अगर मन में कुछ आ रहा है तो वो भी पूछ सकता है कि यार ये फ़ोन पे ऐसे बात करते हैं, मुझे ना टेंशन होने लगती किससे बात कर रहे हैं। अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, नहीं तो वो तो राक्षस हो जाएगा कि यार तुमको तो मेरे पे शक रहता है, तुमको तो पूरे टाइम यही चलता रहता है दिमाग में। तो ज़्यादा वो तो नहीं कह सकता, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखूँ। तो इट्स कम्प्लीटली फॉर ट्रांसपेरेंसी। वो किससे चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसके बाद कितना स्पेस दे रहे हो कि उस चीज़ का एक्सेस हर किसी के पास रहा है। अब मेरा इंस्टाग्राम मेरे घर के सिस्टम में लॉगिन किया हुआ रखा रहता है। अच्छा। तो उसे मेरा एडिटर भी देख लेता है, उसे मेरी वाइफ भी चेक कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट है। ये बात आपने अपनी वाइफ के लिए बोली ना, ताकि वो देख ले? नहीं, वो वैसे भी देख सकती है कभी भी। हम लोग के फ़ोन बिल्कुल अनलॉक्ड ही रहते हैं घर में पूरे टाइम, और कोई भी किसी का भी फ़ोन यूज़ करता है, कुछ भी करता है। तो अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती है कि मेरा फ़ोन उसके हाथ में ना चला जाए या वो देख ना ले, उसका सवाल भी नहीं उठता। सेम हियर। कभी भी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मेरा वाला फंडा है, कभी भी फ़ोन लॉक करके, अगर आपको लॉक करने की ज़रूरत पड़ रही है दैट मीन्स उसमें ऐसा कुछ है जो दूसरा ना देखे, अनलेस आप उसके बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तब की बात है। हाँ बिल्कुल। तो ये वैसे ही है। और अगर लॉक रहता भी है तो अभी मैं पता नहीं कोई सी रील देख रहा था या कुछ कर रहा था कि जब आप एक बेड शेयर कर रहे हो, आप एक दूसरे के फिजिकली इतना क्लोज आ रहे हो, आप एक दूसरे की हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो एक दूसरे का फोन में क्या पर्सनल और प्राइवेसी हो जाती है। फिर वहाँ तो कोई प्राइवेसी ऐसा कुछ बचा ही नहीं फिर। और आपको क्या ही कोई जज कर लेगा अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो। हाँ, तो वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। और जब आप चैट करते रहते हो या फ़ोन चलाते रहते हो, आपका पार्टनर आपको देखता रहता है, तो उसके मन में इस तरह के ख्याल आना कि यार ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये ख्याल हमेशा बुरे नहीं होते। कभी कभी ये एक इंसान है ना, तो इंसान होने के तौर पर कई बार इस तरह की चीज़ें मन में हिट कर जाती है कि यार मतलब ये आजकल फ़ोन में बहुत लगा रहता है, करनी भी चाहिए। तो वैसे में आपको वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि यार कहीं कोई गलत थॉट मेरे पार्टनर के दिमाग में ना आ जाए, तो यू हैव टू कीप इट ट्रांसपेरेंट। सो इट गोज बोथ साइड्स, राइट? दोनों ही, ऑफ कोर्स, दोनों ही साइड जाएगा। सेकंड सिनेरियो, यू आर अ हस्बैंड, आई एम अ वाइफ, और यू आर माय बॉयफ्रेंड, आई एम योर गर्लफ्रेंड। अब मुझे पता है कि आप चीट कर रहे हो, मुझे पता है कि आप जिससे बात कर रहे हो उससे 2-2 घंटे, कभी वॉशरूम में खड़े होकर बात कर रहे हो, कभी कहीं जाके यू आर ट्राइंग टू स्नीक आउट टाइम, राइट, कि मैं चैट कर लूँ थोड़ा सा। हम सिर्फ चैटिंग पे रहते हैं, यहाँ आप घर ही बहुत लेट आ रहे हो एवरी डे, बट अब मैं डर रही हूँ कि मैं आपसे कन्फ्रंट कैसे करूँ कि रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, घर में ना वो हो जाए। देखिए, हम लोग हमेशा ही लोगों को ये बात समझाते हैं कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करने के भी गट्स होने चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तो फिर आप, अगर सामने वाले ने आपको ये कह दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम किसी से बात तो नहीं कर रहे, है ना, या किसी से तुम्हारी किसी तरह की चैट से कम्युनिकेशन तो नहीं है, तो सामने वाला हमेशा उसे इसे मॉक कर देगा, ऐसा कह देगा कि यार तुम तो, यार तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है, यानी कि उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी जैसे उसने कोई घिनौना काम कर दिया हो। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ भी है तो उसका कह देना ठीक है, और आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है। तो इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी फैंटेसीज और अपनी प्यार वाली चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। Exactly. अपने डरों को भी आपको एक दूसरे के सामने रखना ही पड़ेगा।
और रिलेशनशिप में है एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है और सामने वाले को इस तरह की चीज़ें अगर डर पैदा कर रही है उसके मन में, तो फिर आपको अपने तौर तरीके में छोटे मोटे बदलाव कर लेने चाहिए ताकि उसका फियर जो है वो और एक स्टेप ऊपर ना चले जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि डाउट एक ऐसी चीज़ है जो एक सिंड्रोम के जैसा है, ठीक है, एक क्रोनिक डिजीज़ के जैसा है। वो अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ओवर थिंक करने जैसी चीज़ें शुरू हो जाती है और वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा रिलेशनशिप में। तो इस टाइप की चीज़ों को जब पता लग रहा है कि यार इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ के मन में आ रहा है तो उसको उधर ही ठीक करने की कोशिश कर देनी चाहिए। इंस्टेड कि आपको उसको ये कहना शुरू कर दो कि यार तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है, तुम तो पता नहीं क्या ही सोचती रहती है, तुमको कुछ है नहीं, घर बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में कचरा ही आ गया है, ये वो। उसकी जगह आपका काम है ये कि जाके थोड़ा चीज़ों को ठीक कर। मुझे ऐसा लगता है विकास कि जो डाउट होता है ना वो ऐसा होता है कि सपोज हमारे इस रूम में 3 डोर्स हैं और मैंने बोला विकास वो वाला डोर बिल्कुल मत खोलना, वहाँ से डॉग अंदर आ जाते हैं, कैट अंदर आ जाती है, हाँ, या फिर स्नेक है, स्नेक अंदर आ जाएगा। और एक बार आपने वो डोर खोल दिया, राइट? अब जो चीज़ में सालों से मेरे माइंड में एक फोबिया था कि ये ना हो जाए मेरे साथ, वो आपने डोर खोल दिया, वो डोर खुला ही रह जाएगा। अब आप उसको बंद भी कर लोगे तो मुझे हमेशा शक रहेगा कुछ अंदर तो नहीं आ गया, कुछ अंदर तो नहीं आ गया। ये वो डोर खोलने जैसा है शायद। मुझे लगता है शक एक ऐसा डोर होता है जो एक बार खुल जाए तो बंद करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। हाँ, ये है ही, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी एक कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है जिसको कॉजल फैलेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉजल फैलेसी। ओके। जो कॉज और इफेक्ट पर रहती है कि आपने किसी चीज़ को एक बार मान लिया है कि एक अंकल हैं आपके पड़ोसी जो घर से निकल के गए, आप सामने से क्रॉस हुए और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ठीक है। कुछ दिन बाद 8-10 दिन बाद फिर आप निकले, वो अंकल क्रॉस हुए और आगे जाके आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई। अब आपके दिमाग ने एक पैटर्न ढूंढ लिया है, अंकल ही मनूस है। अंकल मनूस है ना। वो कॉज क्या है? अंकल का क्रॉस होना, और उसका इफेक्ट ये है कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। अब तीसरी बार फिर ऐसा हुआ, फिर आपका चालान बन गया। अब ये जो 3 एक्सपीरियंसेस है ना, ये शायद महीने 2 महीने में हुए हैं। बट विकास 3 बार हो गया, मतलब अंकल मनूस हैं। बट इसके बीच में अंकल कई बार क्रॉस हुए जब आपके साथ नेगेटिव नहीं हुआ। हाँ, ये भी बट आपके ब्रेन ने एक पैटर्न पकड़ लिया है। हाँ। तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन ने एक पैटर्न ढूंढ लिया है। हाँ। तो उस पैटर्न को जब कोई चीज़ सपोर्ट करती है, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई भी इवेंट, तो वो उसी को सिर्फ एड्रेस करता है, बाकी वो डिलीशन में चले जाएगी। यस। है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने देख ली कि यार यहाँ ये करने से ऐसा होता है, हमारे ब्रेन ने वो पैटर्न बना लिया था, हम वही उसी को उस तरह से ही देखना चाह रहे हैं या वहीं ढूंढ रहे हैं। हम उस कॉजल फैलेसी को ब्रेक ही नहीं होने देना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि वो चीज़ खत्म हो जाए या फिर वैसा, क्योंकि साइंस में इसी तरह की कोई एविडेंस ही नहीं है कि किसी के क्रॉस होने से आपका चालान बन सकता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे दिमाग का किया कराया है। इस तरह की चीज़ों को हमको खत्म कर देना चाहिए। और कभी कभी हम अपने शक में, आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आप पे रोज शक कर रही हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझ पे रोज शक कर रहे हो। आपने भी ऐसी पर्सनैलिटीज देखी होंगी, कुछ भी नहीं होगा और हर बात पे शक हो रहा होता है। तो कुछ पर्सनैलिटी टाइप से शक करने वाली होती है कि हर चीज़ पे डाउट होता है उनको। बिल्कुल होती है, राइट। एंड आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले बहुत देर तक उनसे बात करके बहुत टाइम दो खुद को, इतना टाइम दो कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप आपको समझ में आ जाए कि मैं अगर किसी की तरफ 2 मिनट देख के और उससे शायद 100 रुपये का चेंज ले रही हूँ तो उस पर भी उसको शक हो रहा है। लोग ऐसे होते हैं, रियल लाइफ में होते हैं, रियलाइज्ड। तो जब लोग ऐसी बातें सोचते हैं तो मैं बोलती हूँ क्या पहले परखा नहीं था, देखा नहीं था? बट आई नो लव नोज नो बाउंड्रीज। सोचते हैं कि ठीक है बस ऐसे रहना मेरे लिए शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बाद में वही चीज़ बहुत पिंच करती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। और जैसे आपने ये बात बताई कि माइंड पैटर्न पकड़ता है कि देखा ये गलत हुआ, अंकल 3 बार यहाँ से निकले और 3 बार मेरी गाड़ी खराब हुई, 3 बार मेरा चालान बना। तो जब अंकल ही मुझे मनूस लग रहे हैं तो वो इसीलिए भी लग रहे हैं कि शायद मैं हर बार बीइंग ह्यूमन नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ। हाँ, वो पैटर्न आपने ढूंढ लिया। अब वो जो अंकल हैं, चौथी बार जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप अपनी मम्मी को कह रहे हो कि देखो यार वो बाहर तो नहीं घूम रहा है यार। ठीक है, यानी कि आपने उस व्यक्ति को आपने अपनी लाइफ में कितना एक नेगेटिव एलिमेंट की तरह उसको दर्ज कर दिया है। अब वो अंकल आपकी तरफ अगर कुछ अच्छा सोच भी रहे होंगे या आपके लिए अगर कुछ अच्छा कर भी सकते होंगे, तो वो बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये कॉजल फैलेसी है। तो ऐसा मतलब बहुत बार होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बचा नहीं, पर वो कॉज और इफेक्ट बाकी रह जाता है। जैसे आज भी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग रुक जाते हैं। यस। लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि ऐसा क्यों है, ठीक है, बट उसका इफेक्ट है अभी तक कि लोग अभी भी कर रहे हैं। ऐसा बहुत चीज़ों को लेकर है। तो ये एजुकेशन वाली बात है कि पहले क्या होता था स्नेहा कि हर चीज़ के ना एक प्री डिफाइंड रोल्स होते थे कि ससुर जी हैं तो ऐसे ही रहेंगे,
हस्बैंड है तो वो यही करेगा, वाइफ को यही करना है, बच्चे जो हैं उनको इतना ही करने देना है, ठीक है। तो अपनी लिमिट से कोई ज़्यादा बाहर जा नहीं पाता था। अब सब जगह आज़ादी आज़ादी हो गया है, सब जगह एक लिबरल माइंडसेट हो गया, ऐसा हो गया है कि यार हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है। तो अब ऐसे में फिर आप एजुकेट हो जाइए कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे टैकल किया जाए। तो जब एजुकेशन की बात आएगी तो अगेन यही है कि आप थोड़ा सा मेल फीमेल को समझना शुरू कर दो, है ना। हम कपल एजुकेशन की बात करते हैं तो क्यों करते हैं कि आपके पास एक्सपोजर तो बहुत है, लोग तो बहुत है, दुनिया भर का एक्सेस है, जो करना चाहो सब कर लोगे, ठीक है। ऐसे में फिर सस्टेनेबल कैसे रहे रिलेशनशिप, तो उसके लिए ये चीज़ है जो आप थोड़ा समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ एक मेल गलती कर देता है, कहाँ कहाँ एक फीमेल गलती कर देती है, लोग एक सर्टेन तरह से बिहेव क्यों करते हैं। थोड़ा एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर आप समझने लग गए तो आपको उनके साथ टैकल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब क्योंकि अब वाली बात नहीं है ना कि प्यार हो गया है, आंखों से ही प्यार हो गया है, बालों से ही प्यार हो गया है, तो अब तो जीवन में इसके साथ ही रहना है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। अब तो वाली बात है नहीं, अब तो आंखों से, नाकों से, कानों से सबसे प्यार हो जाएगा, फिर भी 3 महीने बाद झगड़ा हो जाएगा और अलग हो जाओगे। तो फिर ऐसे में तो आपको किसी के साथ रहना कैसे है, इसके लिए ज़रूरी एस्पेक्ट क्या है, उस पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ प्यार या इन्फैचुएशन या उससे काम तो चलेगा नहीं। तो वो एजुकेशन वाला ही पार्ट है। राइट। तो एक रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले तो मैं मेल और फीमेल का डिफरेंस, या जो एजुकेशन, कपल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन हो। दूसरा, एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को कितना ग्लोरीफाई करना है कि जितना मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या ही हो जाएगा शादी के बाद और रिलेशनशिप के बाद, शायद ऐसा ना हो, थोड़े दिनों में ये डाई डाउन होगा, ये थ्रिल थोड़ा कम होगा, इस चीज़ की एजुकेशन। सेकेंड, इस चीज़ की एजुकेशन कि मैं वो ना करवाऊँ अपने पार्टनर से जो मैं चाहती हूँ, रादर देन पहले नोटिस करूँ कि वो क्या चाहता है और उसके अराउंड अपनी लाइफ बिल्ड करूँ। और अगर दोनों ये करने लग जाएंगे तो रिलेशनशिप वैसे भी वैसे ही है ना। जैसे मैं यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 2 लोग साथ में हैं तो फिर वही है कि आप साथ में हो ही क्यों, कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट आपके होंगे, तभी तो आप साथ में रह पा रहे हो, तभी तो मज़ा आ रहा है। तो कॉमन इंटरेस्ट है तो आप उस पर बने रहो, उन चीज़ों को आप साथ में करते रहो, कॉमन इंटरेस्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहो, नई नई चीज़ें ढूंढते रहो, एक दूसरे को एक दूसरे के जैसा बनाने की कोशिश कम करो, जो ऑलरेडी एक दूसरे के जैसा है उसके मजे लो। मजे लो, है ना, सैक्रिफाइस करो, एडजस्ट करो, इससे अच्छा है मजे लो। हाँ, आई लाइक दिस। सी, अगर मुझे क्रिकेट देखना पसंद है और मेरी वाइफ को भी पसंद है और आज क्रिकेट मैच है तो हम उसके मजे लें, इंस्टेड कि मैं उसे कहूँ कि तुम मेरी तरह से नहीं सोचती, मेरी तरह नहीं देखती। वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर क्रिकेट में हम दोनों का इंटरेस्ट है, ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जिसमें हम दोनों का इंटरेस्ट है। हम राइड पर नहीं गए आज तक, तो क्या अपन चल के देखें एक बार, हो सकता है अपने को मजा आए, ठीक है। पर अगर आपका पार्टनर, एक मिनट, अगर आपका पार्टनर तैयार नहीं है, आपको क्रिकेट पसंद है उसको नहीं है, आपको राइडिंग पसंद है उसको नहीं है, हो सकता है आप में सिर्फ 2 चीजें ऐसी कॉमन हो जो दोनों को पसंद हो, फिर उसको ढूंढ लिया नहीं। डे टू डे लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि उसे तो पनीर टिक्का ही पसंद है और मुझे भी है। अब ऐसे तो कई सारे कॉमन चीजें निकल आएंगी, तो आपको ये देखना होता है कि कितने कॉमन इंटरेस्ट है जो आपके मैच हो रहे हैं, तो पहले कॉमन कितना एक्सप्लोर कर रहे हो। लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे किसी के साथ टाइम बिताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे डिफरेंसेस को फोकस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, है ना, वो जो अच्छा है, जो दोनों में मैच हो रहा है, जिसको हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं, वो नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं यार मुझे ये पसंद है, तुमको क्यों नहीं है। भाई जो है वही कर लो पहले, वही कर। कितना सही बोला, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मेरी थाली में सब कुछ है ना, सिर्फ मिठाई नहीं है तो मुझे बार बार लग रहा है मिठाई नहीं है, जितना है पहले उतना तो खा के देखो। वही प्रॉब्लम है, वैसे ही है। और फिर क्योंकि आपको वो जो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पार्टनर में नहीं है, फिर आप यहाँ वहाँ देखना शुरू करते हैं। हाँ, फिर वो यहाँ मिल भी जाती है, मिल तो जाएगी ऑफ कोर्स, बाहर बहुत। और फिर आपका दिमाग चलने लगता है, राइट, है ना। तो फिर वो चीटिंग और फिर वो सारे गड़बड़ झाला, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसकी आपने बात की थी, राइट, तो वो एक एनर्जी चैनलाइज होने लगती है उस तरफ। राइट। तो अभी बुफे भी है, जैसे आपने बोला ना कि पहले कुछ नहीं होता था, अभी रिलेशनशिप्स का बुफे है भाई, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो इसमें इस सारे जब ये हमारे सामने इतने सारे वैरायटी आता है ना हर चीज़ का, तो एक रिलेशनशिप, एक शू, एक मोबाइल फ़ोन, एक क्रॉकरी, एक नेल पेंट, इस पर टिकना मुश्किल हो गया है। डोंट यू थिंक? ऐसा है ही, एक्सपोजर जितना ज़्यादा है, देखिए अभी जैसा अक्सर मैं बोलता हूँ कि 20-30 साल पहले आपका अगर डिवोर्स हो जाता और आप 35 या 40 के एज के हो तो आपको बहुत इजीली कोई नया पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे तो डिवोर्स कोई टैबू मानते थे कि यार डिवोर्स हो गया मतलब आप में ही कुछ प्रॉब्लम है, और हर किसी का होता नहीं था, तो दूसरे ऑप्शन इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो जब डिवोर्स का थॉट किसी के दिमाग में आता था तो आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो आपको कह देते भैया ये तो करना ही नहीं है, अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक, रहना तो इसके साथ ही है। एक माइंडसेट था। अभी कैसा है, अभी सोसाइटी ने ये मान लिया है कि यार अभी कोई इंसान का ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते,
ऐसे अगर कोई गलत इंसान मिल गया है तो उसको अलग हो जाना चाहिए। तो सोसाइटी ने डिवोर्स को कंस्ट्रक्टिवली ले लिया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली डिवोर्स ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनके साथ वाले कह रहे हैं कि तू उसके साथ रह क्यों रहा है, ठीक है अलग हो जा, है ना। तो अब डिवोर्स रिकमेंड किए जा रहे हैं। क्यों रिकमेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस ने। ये ऑप्शंस और बढ़ेंगे ना, ये ऑप्शन इतने बढ़ जाएंगे कि एक छोटी सी चीज़ होगी ना, उसके लिए भी एक फ्रेंड अपने दोस्त को कह देगा कि यार अगर उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है मैं तो कहता हूँ छोड़ दे उसको। अभी तो आप अभी भी ऐसा हो रहा है कि डिवोर्स तब होता है जब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसा लग रहा है यार इसके साथ सर्वाइव करना बहुत टफ है, तो लोग कह रहे हैं आपको कि डिवोर्स कर लो। थोड़े टाइम बाद तो ऐसा होगा कि आपको कोई और अच्छा लगने लग गया आपके ऑफिस में, तो लोग कह देंगे यार तुझे अगर उतना ही अच्छा तो उसके साथ रहना, डिवोर्स ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये वैसे ही ऑप्शंस, अभी तो इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाएगी। तो ऑप्शंस की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, लोगों के पास एक्सेस बढ़ेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी चीटिंग्स की और ब्रेकअप्स की और एक्स्ट्रा मैरिटल की और ये सब। सो ब्रेकअप एंड डिवोर्स तब बिल्कुल ठीक है ले लेना जब आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम है, बट अगर आप ढूंढ के प्रॉब्लम निकाल रहे हैं कि नहीं मुझे कोई रीज़न चाहिए ही अलग होने का, तो फिर तो आप कुछ भी रीज़न से अलग हो जाओगे, राइट। हाँ देखिए, डिवोर्स को अब इस 2023 में तो मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सच में आपको ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोग मिल गए हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग मिल गए हैं, या ऐसे लोग जिनको अपनी ज़िंदगी में रहना, या ऐसे लोग जिनको अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं है, ऐसे लोग मिल गए हैं, तो फिर आप डिज़र्व नहीं करते कि आपको सिर्फ दुख और आपकी ज़िंदगी पूरी स्पॉइल हो जाए, ठीक है। तो फिर आपको अपनी चॉइसेस या अपनी हैप्पीनेस या अपने ऑप्शंस को देखना ही पड़ेगा, और फिर डिवोर्स को कंस्ट्रक्टिवली आपको लेना ही पड़ेगा। आपको यानी कि ये एक स्टेप होगा, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पॉजिटिव या थोड़ा अच्छे अप्रोच की तरफ जा रहे हो, तो डिवोर्स वैसे ही होगा। क्योंकि सी रिलेशनशिप है तो वहाँ पर हमेशा ये बात ज़रूरी है कि वहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, सिक्योरिटी हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, कंपेनियनशिप हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल सपोर्ट हो, और ऐसी कई सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी जगह, तो आपकी ज़िंदगी इन चीज़ों के बिना निकलेगी तो नहीं। आपको डिवोर्स भी लेना पड़ेगा, दोबारा शादी भी करना पड़ेगी, वैसा है। पर ये अगर वैसा होने लगे कि इसको लोग उस तरह से अपनी बकेट में रखे कि आपको एनी टाइम दूसरे लोग तो आपके लिए रेडी हैं, मिल ही जाएंगे, तो मैं किसी को ज़्यादा भाव दूंगी नहीं, या अगर उसके भाव बढ़ रहे हैं तो मैं तो उसको बिल्कुल झेलूंगी नहीं। जब ये वाला अप्रोच आ जाएगा ना, तो फिर 2-2 3-3 डिवोर्सेस भी होंगे, 2-2 3-3 शादियाँ भी होंगी, और लोग कहीं पहुँचेंगे नहीं। हाँ, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी दे दो उनको खुशी नहीं होती है। आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आपको खाना भी अच्छा दे रही हूँ, मैं आपको आई हैव अ वेरी गुड जॉब, मैं बहुत आई एम ब्रिंगिंग गुड मनी होम, मैं आपको सब दे रही हूँ, फिर भी आप खुश नहीं हो। मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से कोई एक हो सकता है। कुछ लोग बहुत चूजी होते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें लगता है दिस इज नॉट इनफ। फिर ऐसे में दूसरा पर्सन जो है उस रिलेशनशिप में वो क्या करे? कई बार देखिए, कहने को ठीक है, कहते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी में वही व्यक्ति है जो आपका पार्टनर है, और उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है वो। पर सच कहूँ तो कई बार हमको बीइंग एक्सपर्ट ही कहना पड़ता है कि आपको ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा अपने पार्टनर का। आपको उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना बंद करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो है ही ऐसा, उसका तरीका ही यही है। अगर आप उसकी हर चीज़ पे रिएक्शन देने चले गए, या हर चीज़ को अगर आपने बहुत सीरियसली ले लिया, तो आपका पीस ऑफ माइंड बर्बाद हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये थोड़ा वैसे ही है कि अगर आपने ओरिएंटेशन को थोड़ा शिफ्ट किया कि नहीं, इसको जो जैसा अच्छा लग रहा है वैसा, मतलब आप अपने तरफ से आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा इग्नोरेंस भी लाना पड़ेगा। नहीं तो आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा। ये वैसा ही है जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, मदर है, फादर है, कितनी चीज़ें बोलते हैं कि हम सब सुनते हैं, हाँ मम्मी खा लूँगी, हाँ मम्मी ठीक है, बार बार मत बोलो, वी डू दैट राइट। तो ठीक है, उतना ही थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट में लेके और थोड़ा सा कैजुअली कुछ 4 चीज़ों को छोड़ देना और 2 चीज़ें पकड़ना जो आपको पता है कि उसके लिए भी बहुत मैटर करती है। तो और ये वैसे ही है कि इंसान के पास अगर ज़िंदगी में बहुत समय है ना, तो वो लोगों की हर चीज़ को एड्रेस करेगा। वो पार्टनर की हर चीज़ पर प्रतिक्रिया दे देगा। अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, या वो अपनी खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहा है, या वो एज अ ह्यूमन खुद को ग्रो कर रहा है, या वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, नई नई हॉबीज़ डेवलप कर रहा है, क्रिएटिव चीज़ें कर रहा है, बेसिकली उसकी अपनी एक लाइफ है। हाँ, उसकी एक अपनी लाइफ है, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, वो एक सही जोन में है, तो फिर उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी कि उसका पार्टनर कितना क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। ज़रूरी एलिमेंट्स तो आप एक दूसरे के लिए कर ही रहे हो, पर जब आप ओवर अवेलेबल हो जाते हो तो फिर आप हर छोटी मोटी चीज़ को पॉइंट आउट करने लगते हो, और फिर उस पर लड़ाइयाँ भी होती है, बहस भी होती है। एंड टू मच अवेलेबिलिटी आई थिंक रिलेशनशिप के लिए भी ठीक नहीं है, राइट। लोगों को अभी जैसे जैसे आइसोलेशन बढ़ रहा है, लोग पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, आईटी कंपनीज और दुनिया भर के जॉब्स में इन्वॉल्व है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ 2 ही लोग एक फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे में डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो ज़्यादा कंप्लेंट ये आते हैं कि सर मैं किसके लिए हूँ वहाँ पर, इसी के लिए तो हूँ, और ये अवेलेबल नहीं है मेरे लिए।
हाँ। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दुनिया में किसी से भी शादी कर लें, आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वो कहीं फेड ना हो जाए या आप खुद से दूर ना हो जाए। हाँ। इसलिए कहते हैं कि खुद की क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, खुद की चीज़ों को ठीक करना, खुद को एज अ पर्सन ग्रो करना, नई चीज़ें पढ़ना, आपकी हॉबीज़ को फुलफिल करना, खुद को इवॉल्व करते रहना, बुक्स पढ़ना, वेब सीरीज़ देखना, दोस्तों के साथ जाना, ये सब चीज़ें भी आपको करती रहनी चाहिए। बेसिकली हैव अ अगर आप लाइफ। एक ही इंसान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए तो आपकी प्रॉब्लम तो है ही, आप भी उसके लिए प्रॉब्लम ही बन जाओगे। अभी इससे मुझे 2 चीज़ें याद आई। विकास, मैं एक फिटनेस क्लासेस भी, तो एक कम्युनिटी में हम लोग रहते थे, आर्मी कम्युनिटी में रहते थे। तो मेल्स मुझे आके शाम को बोलते थे कि अरे मैम बहुत अच्छा किया आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी, इनकी एनर्जी नहीं निकलती थी तो पूरा दिन हमें परेशानी होती थी। तो आई कुड रिलेट टू दैट। अभी रिसेंटली मैं किसी से मिली, उनका मैं बोलूँगी थोड़ा सा जैसे ओल्ड थॉट्स होते हैं ना, वैसे थॉट्स थे उनके। वो मुझे कैसे पता चला, वो मुझे बोल रहे थे प्लीज़ मेरी वाइफ को कुछ समझा दो, आप ग्रूमिंग करते हो लेडीज़ की, प्लीज़ कुछ समझा दो, बहुत परेशान करती है, हर चीज़ पूछती, दिन भर ये खाया वो पिया, घर पहुंचता हूँ तो इतने फालतू के क्वेश्चंस, अच्छा ये क्यों, अच्छा वो क्यों, इतना ध्यान कौन देता है, कितना, एक तो इतना बोलती है ना ऐसे। अच्छा मैं उसको क्या समझाऊँ, तो ही सेड नहीं समझाओ कि थोड़ा कम इंटरफेयर करे। ऐसे वो पूरा दिन क्या करती है, घर पे रहती है, तो ऐसे उसको कुछ काम दे दो, तो घर का काम है तो ऐसा, अच्छा उससे ज़्यादा काम दे दो, मैं कैसे दूँ। तो मैंने बोला वो करना चाह रही थी, उन्होंने मुझे बताया था वो बीच में कोई स्टार्टअप करना चाह रही थी छोटा सा बुटीक का। नहीं वो मैं नहीं करने दूंगा, बाहर निकल के। ऐसे फिर जैसे रह रहे हो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, वो आपका ही सर खाएगी, खाली टाइम में वो क्या करेगी, राइट। तो बेसिकली आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। तो लोग हैं ऐसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रोफाइल पे लोग हो, वो अपने करियर में या अपने लाइफ में कितने भी अच्छे डेजिग्नेशन पे, इस बात का बिल्कुल इस बात से लेना देना नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही अच्छा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि लोग मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है, बट पर्सनल लाइफ जो है उसमें बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये अगेन वैसे ही है कि आपको चीज़ों को मैनेज करना, और फिर लोगों में वो आ जाता है ना, इग्नोरेंस आ जाता है कि वो परेशान हो रही है तो ठीक है, होते रहे, है ना। लोग मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे कार चाहिए, तुझे नया फ़ोन चाहिए, तुझे ज्वेलरी चाहिए, तुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, कोई भी चीज़ चाहिए ऑर्डर करो, खरीदो, जाओ शॉपिंग करो, ये करो वो करो। लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यार बैठकर बात करना भी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम देना भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको सुनना भी इंपॉर्टेंट होता है। पर कैसा ना, ये वैसे ही है स्नेहा कि जैसे पानी अपनी जगह बना लेता है ना, हाँ ठीक है, वैसे ही एक इंसान भी अपने लिए एक व्यवस्था देख ही लेता है ना। वो चाहे मैड से बात करेगा, पड़ोसी से बात करेगा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेगा, वो बाहर दोस्तों से बात करेगा, वो अपनी मम्मी से बात करेंगे, सिस्टर्स से बात करेंगे, बट अपनी व्यवस्था बनाना जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा इंसान तो वो देख लेंगे जहाँ पर जाकर वो अपने दिल की बात बोल दे, जहाँ पर वो थोड़ा हल्का महसूस करे, क्योंकि सर्वाइवल तो सबको ही ज़रूरी है ना। और ये भी समझना ज़रूरी है कि वो एक इंसान आपकी सारी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। वही आपका फ्रेंड भी बन जाए, वही आपकी बिल्कुल जिससे आप गॉसिप करते हो वो भी बन जाए, वही मेड वाली बातें भी आप उनसे कर रहे हो। तभी मैंने देखा, बहुत बार ऐसा देखा है, मेल्स परेशान भी हो जाते हैं उन बातों से, बिकॉज आप हर बात उनसे कर रहे हो जाके। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये मेल के ही एंड से हो रहा है कि वो ही सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहा है कि उसकी सोशल कैपिटल बढ़ जाए, या उसके सर्कल में ज़्यादा लोग हों, या उसके पास एक्सपोजर हो कुछ लोगों का जिनसे वो कनेक्ट कर सके, तो फिर तो मेल बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो कह रहा है कि यार आप जाओ, आप एक्सप्लोर करो, दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, काम करो, फिर भी अगर सामने वाला नहीं करना चाहता तो फिर वो उसका ही प्रॉब्लम है। ये तो वैसे ही है। एक तो बहुत चैटिंग हो रही है और मैं हर चैटिंग पे समझ रही हूँ कि देखा अभी भी ये किसी से बात कर रहा है, एंड सेकेंड टाइम ये हो रहा है कि वो एक्चुअली हो रहा है बट आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, यू आर माई हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, आप भी चीट कर रहे हो, मैं भी चीट कर रही हूँ, और ये बात दोनों को पता है कि आप चीट कर रहे हो और आपको पता है मैं चीट कर रही हूँ, बट हम दोनों कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। क्या ये रिलेशनशिप चल जाता है बहुत लंबे टाइम तक? बिकॉज आजकल ओपन रिलेशनशिप्स बहुत देखने में आते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो ही रही है और ये आगे और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वही है कि दोनों के पास उस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे उनको चाहिए एक टाइम के बाद। ठीक है, अब एक इंसान गलत कर रहा है तो दूसरा तो फिर उसके सिर पे चढ़ जाना है। पर अगर दूसरे ने भी अपनी व्यवस्था ढूंढ ली है, जैसे मैंने कहा ना कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, व्यवस्था ढूंढ ली है दूसरे ने भी अगर अपने लिए वही है ना कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो लोगों ने भी अपनी सुविधा देख ली है कि यार मुझे किसके साथ अच्छा लग रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें भी होने लगी है। बट एक रिलेशनशिप के लिए ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा। सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं या बाहर आप जो रिश्ते बना रहे हो, बाहर अच्छे ही चलते हैं ऐसा भी नहीं होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका हस्बैंड वाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं है, सपोज वाइफ है, उन्होंने बाहर एक अफेयर कर लिया है, वो बंदा बहुत डोमिनेटिंग है, वो बहुत पुश करता है,
ये करो नहीं तो मैं अभी घर आ जाऊंगा, ये करो नहीं तो बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा, 2-2 घंटे सामने आके खड़ा हुआ है, 10-10 कॉल कर रहा है, नहीं उठा रहा, तो बंदी को लग रहा है यार मैं इसको कैसे टैकल करूँ। आप समझ रही हैं, मतलब कि उसने वो रिलेशनशिप बना के वो फंस गई है। यस, ऐसा भी होता है। हाँ। तो आप जब ओपन रिलेशनशिप बाहर बना रहे हो तो देयर इज नो गारंटी कि वहाँ बाहर बहुत अच्छा ही चलेगा, हो सकता है वहीं प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पर भी इश्यूज हो जाए। तो जब आपके इश्यूज वहाँ होंगे ना, तो आप वो सारी चीज़ें लेके घर में आओगे, तो यहाँ की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी है तो नहीं, बट लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बट कभी कभी लोग स्पेशली बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए ये व्यवस्था चलने देते हैं अरेंजमेंट की, ठीक है यू आर ऑन योर ओन, आई एम ऑन योर ओन, लेट्स लिव टुगेदर। ये होता ही है, बच्चों को भी इसी चीज़ें सिखाई जाती है, बच्चे भी इन चीज़ों को लेने लगे हैं कि पापा यू हैव योर ओन लाइफ, गो विद दैट। ठीक है, बच्चे भी तो बड़े कूल हैं, आजकल तो सब वैसे ही चल रहा है। yes. तो सी ये जितना हम इन चीज़ों में जा रहे हैं ना, ये जितना बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक ही वजह से बढ़ रहा है। क्या? वो है टेम्पटेशंस, प्रलोभन। टेम्पटेशंस, यस। हमने क्या किया कि जैसे हमने यूँ समझ लीजिए कि हमने स्मोक करना शुरू कर दिया, बट हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें खानी थी वो नहीं खाई। आप समझ रही हैं कि हमें पता है कि हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या हम अनहेल्दी फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आप योगा भी कर रहे हैं या फिटनेस के लिए भी जा रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें कंपनसेट हो सकती है ना। हमने क्या किया है कि हमने अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स के साथ, तो हमको वहाँ कितना एक्सपोजर मिल सकता है, कितनी चॉइसेस मिल सकती है, हम उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो प्रलोभन के सारे रास्ते जो हैं उनको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। उसको कंपनसेट करने के लिए जो अध्यात्म होता है कि यार ये थोड़ा सा आपको ना, ये आपको सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस देगा, ये आपको थोड़ा सा स्टेबल रखेगा, ये आपके इमोशंस को यहाँ वहाँ भागने से थोड़ा सा बचाएगा, तो आप थोड़ा सा मैच्योरली डिसीजन लोगे, आप थोड़ा सा मैच्योरली डिसाइड करोगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये वाला जो पिलर है ना, इस पर काम ही नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है जिससे थोड़ी सी मैनेज हो सकती थी, एक संतुलन आ सकता था, एक बैलेंस जो होता है, वो जिस चीज़ से आ सकता है उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, बस हम इस तरफ ही एक्सप्लोर करने में लगे, इसलिए डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, फिर विकास, हमारे आसपास हर चीज़ हो भी तो वैसी गई है। मैं इंस्टाग्राम पे 15 मिनट का एक पूरा IGTV वीडियो नहीं देखूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे 60 सेकंड की रील देखना पसंद करूंगी। जो सॉन्ग्स बनने लगे हैं, हमारे ट्रैक्स जो मूवीज़ में बनने लगे हैं, वो छोटे हो गए हैं, एडवर्टीजमेंट्स छोटी हो गई हैं, मूवीज़ छोटी हो गई हैं, तो बेसिकली मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि मैं अपने रिलेशनशिप पे भी उतना अटेंशन नहीं दूंगी। मैं बोलूँगी चलो व्हाट नेक्स्ट, ये हो गया, अब नया टेम्पटेशन। वही जो मैंने आपको बात बोली, थ्रिल नहीं मिल रहा है तो मैं थ्रिल के लिए अब 10 बार बाहर जाऊंगी, और मुझे हर बार एक नया थ्रिल मिल रहा है। एक माउंटेन चढ़ लिया, अब मुझे उससे भी बड़ा चढ़ना है, अब मुझे थोड़ा टेढ़ा वाला माउंटेन पे जाना है, तो मुझे हर बार कोई एक नया माउंटेन दिख रहा है जाने के लिए। देखिए, आप जो भी देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको पता है कि आपका टाइम वो कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चीज़ों को उस तरह से बनाया है, तो वो भी तो प्रलोभन ही तो हुआ। राइट। रील्स देखना क्या है, आपको एक मतलब डोपामिन रिलीज ही तो है, मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अपन ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अपने को हर चीज़ पता लग गई है। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए, रोज एक पॉडकास्ट देख के सोता हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपन ज्ञानी हो रहे हैं, उसका आउटपुट थोड़ी ना है कुछ। अरे यहाँ मत बोलो ये बात, पॉडकास्ट दिखवाना लोगों को विकास। नहीं, ये जो है वो तो है, और शायद आप 10 वीडियोस देख रहे हैं तो 10 में से 2 वीडियोस तो ऐसे होंगे जहाँ आपको आपके काम की बात मिल जाए। शायद वो बात यही है कि आपको सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा, मुझे देखना भी क्या है। यस। आपको ये पता है कि यार मेरा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, या मैं ज़रूरत से ज़्यादा रील देख रहा हूँ, या मैं हर लड़की को चेस कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं इसको कैसे ठीक करूँ, है ना। इतना प्रलोभन अगर आ रहा है तो इसको कैसे मैनेज करें, पहले तो ये भी तो आपको पता हो। और उसके लिए आपने किसी को जाकर आपने बात किया कि यार मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, उन्होंने आपको तरीके बता दिए। तो जो अध्यात्म है, जब उसको हिंदी में अध्यात्म कह देते हैं तो थोड़ा ऐसा ओल्ड स्कूल टाइप साउंड करता है, ऐसा लगता है कि यार ये अपन कहाँ ही कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन स्पिरिचुअलिटी बोल देंगे उसको या मेडिटेशन बोल देंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये ठीक है, ये कर सकते हैं, तो वही कर लो। वही कर लो। बट अभी वो आपने जैसे मटेरियलिस्टिक वाली बात बोली, अपने पार्टनर के क्वेश्चंस को सुनने से बहुत ईजी लगता है, तुम फ़ोन ले लो, अब तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, वो ले लो, ठीक है, परेशान मत करो। तो आप ना ईजी वे ढूंढते हो, बहुत जल्दी ईजी वे ढूंढते हो, ठीक है, वो कर लेते हैं। एक ये चीज़ भी तो रहती है कि आपने ज़िंदगी में चुना क्या है, ये भी देखना ज़रूरी है। जैसे आप एक आर्मी पर्सनल की वाइफ है, आपने चुना है ये, तो आपने जब ये चुना तो आपने इस बात को भी चुन लिया कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शादी की है तो आपने ये चुना है कि यार वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल नहीं रहेगा, उसके पास टाइम का क्राइसिस रहेगा, वो मेंटली बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जब हम रिलेशनशिप बना रहे हैं तो हमें पता तो हो कि हम क्या चुन रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं माइंडफुल डेटिंग।
माइंडफुल डेटिंग, माइंडफुल डेटिंग कि जब आप अपने लिए लड़के देख रहे हैं या आप किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो पहले तो आपको पता रहे कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए। आपने दिखने में अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने में अच्छा है, कमाता बढ़िया है, और आपने हाँ कर दिया। अब आपको पता था कि वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा, वो बहुत व्यस्त किस्म का इंसान है, और आप जाके यही शिकायत कर रहे हो, तो फिर आप माइंडफुल नहीं रहे। तो आजकल तो लोग बोल भी देते हैं, डिडंट यू नो व्हाट यू साइंड अप फॉर, तुम्हें नहीं पता था मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ विकास कि 20 की एज से लेकर 30 की एज तक जो लोग होते हैं यूजुअली उनमें ये प्रॉब्लम आती है। मैं तो 30 तक भी नहीं जाऊंगी, 27 के पहले तक। उसके बाद लोगों को समझ में आने लगता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे पार्टनर चूज कैसे करना है और कैसा करना है बेसिकली। अब हम चीटिंग पे थे तो अब 4th टाइप की चीटिंग आती है। ये चीटिंग होती है कि अब मेरे साथ चीटिंग हो गई है और अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। ही डम्प्ड मी और शी डम्प्ड मी, है ना। एक लड़का बोलेगा शी डम्प्ड मी, तो ये मेरे साथ हुआ क्यों? तो मैं 2-3 साल बहुत महीने में उससे सिंड्रोम से ही नहीं बाहर आ पा रही हूँ, इस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ इस बात को कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वॉज आई नॉट इनफ फॉर हिम? और लोग बड़ा इजीली बोलते थे नो बेबी इट्स नॉट यू इट्स मी, आप बोल के निकल गए, बट अब वो बैठा हुआ है सालों तक आपके पीछे कि ऐसा क्या था जो मैं फुलफिल नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया। देखिए, लाइफ में जो फेलियर्स मिलते हैं ना स्नेहा, उसको कोप अप करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं, है ना। तो 4 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म होता है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड, ओके, ठीक है। बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो पूरे टाइम ये कहते रहते हैं कि मेरे पास ऐसी गर्लफ्रेंड होती तो बात ही कुछ और होती, मुझे तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा दिया गया होता। जैसे पेरेंट्स लोग कहते हैं हमको तुम्हारे से सुविधाएं मिली होती तो हम ये कर देते, हमको ये चीज़ मिली होती तो हम वो कर देते। मेरे पास तेरे जैसी बाइक होती तो मैं तो उसको ऐसे उड़ा देता, हमने तो साइकिल चलाई है, हाँ, नाव में बैठ के स्कूल जाते थे सब ऐसे ही। मेरे पास ये फलानी चीज़, तेरे जैसी जॉब होती, इतना इनकम बनाता तो मैं ये कर लेता हूँ। मतलब हमने जो फेलियर हमको लाइफ में मिले हैं उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं इस मैकेनिज्म के साथ, राइट, कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे चीज़ें ही नहीं मिली। ठीक है। जब आपको रिलेशनशिप में फेलियर आता है तो आप उसको ब्लेम करते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, लंबे टाइम तक चलता रहता है। 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। एक टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है यार मैं कब तक यहाँ रहूँगी, मुझे यहाँ से निकलना है। तो आप इन 4 में से एक मैकेनिज्म पकड़ लोगे, ठीक है। सपोज आपने विक्टिमहुड पकड़ लिया तो फिर आप ये बोलोगे यार उसने मेरे साथ गलत किया, अंगूर ही खट्टे थे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अंगूर खट्टे थे बेसिकली। हाँ, बंदा ही मैंने गलत चूज किया, है ना। अगर मुझे कोई ढंग का बंदा मिला होता तो मैं बहुत अच्छे से रह सकती थी, राइट। वो ये वाला मैकेनिज्म चूज कर लेंगे। ओके। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है उसे कहते हैं अवेयरनेस मैकेनिज्म। उसमें ऐसा होता है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, अगर इस महीने मैंने इतना अचीव कर लिया तो मज़ा आ जाएगा, जिस दिन मैं बाइक खरीदूंगा उस दिन मज़ा आ जाएगा, जिस दिन मैं उसको पढ़ा लूंगा मज़ा आ जाएगा, जिस दिन मतलब जब तक वो नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। मतलब वो आपके लिए सब कर रहा है बट आपको हॉलिडे पे नहीं ले जा रहा है तो मज़ा नहीं। जैसे कि अगर मेरे साथ कोई फेलियर आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तब मैंने सोच लिया कि अब जब तक मैं ये नहीं कर लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जैसे पार्टनर में कोई एग्जांपल, ये जो हॉलिडे वाला मैंने एग्जांपल दिया, रिलेशनशिप में जैसे किसी भी तरह का फेलियर आ गया है तो आपने ऐसा सोच लिया है कि यार मुझे जब तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, या ऐसी लड़की नहीं मिलती तब तक मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। या जब तक ये चीज़, ऐसे हर डायमेंशन में होता है लाइफ के, रिलेशनशिप में नहीं, हर डायमेंशन में, कि यार वो फुलफिल हो जाएगा ना फिर आएगा मज़ा। तो तब तक इंसान स्ट्रगल ही करता रहेगा, परेशान होता रहेगा, उसके लिए भागता रहेगा। तो वो अवेयरनेस में है कि यार मैं खुश तो होऊंगा एक दिन, पर वो दिन कौन सा होगा जिस दिन ये हो जाएगा। तो वो अपने फेलियर को ऐसे कोप अप करता है कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं जिस दिन वो कर लूंगा ना उस दिन बताऊंगा। मतलब जिस दिन ऐसी लड़की मिल गई उस दिन बताऊंगा कि मैं कौन था। थर्ड मैकेनिज्म, तीसरा जो मैकेनिज्म होता है वो सरेंडर मैकेनिज्म होता है। ये अपने लाइफ में ज़रूरी डिसीजंस लेते हैं, ज़रूरी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये रिजल्ट की चिंता नहीं करते, है ना। यानी कि जो अवेयरनेस मैकेनिज्म था वो कैसा था कि आप पानी के ऊपर तैर रहे हो, मतलब आप हाथ पैर मार रहे हो, जिंदा रहने के लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रही है, बट जिंदा हो आप, पानी के ऊपर हो। सरेंडर मैकेनिज्म वो होता है जिसमें आप फ्लोट कर रहे हो, जिसमें आपको जिंदा रहने के लिए हाथ पैर नहीं मारना है, आप अपने आप ही पानी के ऊपर ही हो, आप अंदर जा ही नहीं रहे। यानी कि एफर्टलेस कर दिया आपने चीज़ों को। हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, हमको पता है हमें क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये जो आपने मेडिटेशन वाली बात बोली थी उससे बहुत कुछ पॉसिबल हो जाता है। हाँ, जैसे आपको रिलेशनशिप में फेलियर मिल गया है तो फिर आप बोलते हो कि यार मुझे जो मैं बेस्ट कर सकता था मैंने उसके लिए कर दिया, अभी नहीं रहना नहीं रहूँ। ये स्टेज कभी तो आती है बट जल्दी आ जाए तो अच्छा है। हाँ, जल्दी आ, ये डिजायर्ड स्टेट होनी चाहिए कि यार मुझे ये चाहिए, यहाँ चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं एक दिन इतना ओवरकम कर जाऊँ कि मैं उसके बारे में सोचूं भी नहीं, यहाँ सोचूं दिस वाज अ लेसन। और अवेयरनेस से उठकर आपको सरेंडर की तरफ सोचना होता है। ये दो मैकेनिज्म ओके, विक्टिम मोड और अवेयरनेस से हटके आपको जाना है कहाँ तक? सरेंडर मैकेनिज्म तक, कि ठीक है जो हो रहा है हो चुका है, नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, जैसे कि मैं अगर अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ तो अगर सरेंडर मैकेनिज्म वाला मेरे अंदर कोप अप मैकेनिज्म है
तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि यार मैं अपनी वाइफ के लिए जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए जो भी अपना डेडिकेशन दे सकता हूँ दे रहा हूँ, बाकी फिर इसकी जिंदगी है। सारे मेन सरेंडर ही करके बैठे हैं। नहीं, विकास बहुत लोग परेशान हैं। नहीं ऐसा रोज नहीं, ही मैन बोलते हैं ना रे अब तो सरेंडर ही कर दिया, सॉरी तो मैं ही बोलता हूँ दोनों में से ना, जनरली ऐसा सुनने में आता है। ऐसा सब जगह होता है। जैसे बच्चों को लेके पेरेंट्स को रहता है कि ये बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, इसके इतने % हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा, ये वहाँ अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो मजा आ वो जाएगा। काश नहीं मतलब जाता वो ये नहीं सोच रहे कि यार बीइंग अ पेरेंट हम अपनी पूरी जवाबदारी निभा दे, बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो जब आप सरेंडर में आ जाते हो ना तो आप एक पीस ऑफ माइंड वाले स्टेट में आते हो। राइट। तो आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आप कैसे कोप अप करोगे? अगर आप सरेंडर टेक्निक से कोप अप कर रहे हो तो ये आपके लिए पीसफुल रहेगा, ये आप इसमें आपका खून कम जलेगा, इसमें आप अपने आप को कम डैमेज करोगे, अपने प्रति बुरा नहीं सोचोगे और जल्दी से जिंदगी में आप आगे बढ़ जाओगे। सोचिए ना, ये अप्रोच होना कि यार मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने को रेडी हूँ, कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो मैं उसके साथ आगे जाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगा आप चले गए, वेल एंड गुड। अगर दोनों रिलेशनशिप में दोनों लोग अगर सरेंडर मैकेनिज्म के साथ चलें तो रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, कितना पीसफुल हो सकता है। डोंट यू थिंक ये जो आपने सरेंडर मैकेनिज्म बोला, ये रिलेशनशिप के अलावा एवरीडे लाइफ में भी अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, मैंने कहा ना ये मैकेनिज्म छोटी छोटी चीजें नहीं होती, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ रिलेशनशिप के मैकेनिज्म नहीं है, ये जिंदगी के हर डायमेंशन में काम आने वाले मैकेनिज्म है। तो आपकी अप्रोच ही वैसी होनी चाहिए। हाँ, मतलब साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोप अप मैकेनिज्म में 4 चीज़ें ही पढ़नी है कि दुनिया का हर इंसान जो किसी फेलियर से जूझ रहा है उसको उस फेलियर को टैकल करना है, तो ये 4 ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वैसा है तो आप या तो लोगों को गालियाँ बकते रहो, विक्टिम मोड में जियो, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर आप ऐसा बोल दो कि नहीं ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं मतलब एक कंपनसेशन हो जाएगा, तो आप तब तक हाथ पैर मारते रहो। या तीसरा ऐसा है कि यार चलो जो हो गया हो गया, अब मुझे जो करना है मैं करता रहूँ, है ना, और उस जो परिणाम आएंगे वो जो भी आएंगे वो एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली आप जिस तरह के इंसान हैं, जैसे पर्सन हैं, आपकी जो अप्रोच है लाइफ को लेके वो आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप्स में सब में दिखती है, राइट? एंड इट मेक्स, ऐसा नहीं हो सकता कि आप करियर में कुछ और कर रहे हो या जॉब प्लेस पे कुछ और रिलेशनशिप में बिल्कुल डिफरेंट हो। मोस्टली पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो सबके सेम रहते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है, राइट? ओके, फोर्थ क्या होता है? फोर्थ वन इज अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब ये कि आपको मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। आप जब हंसे ना मुझे समझ में आ गया था। हाँ, क्योंकि वो साधना से आता है। ऐसा कहते हैं कि वो जब आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ जाते हो या बहुत आप अपने आप पे काम कर रहे होते हो तो वो स्टेट अचीव होती है, वो हर किसी के लिए शायद नहीं है, ठीक है। वहाँ जाकर फिर आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना पैसा है, कैसा घर है, क्या आप खाते हो, कैसे लोग हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो दिया सब बहुत अच्छा है। बट विकास, फिर इसमें तो लोग ये बोलेंगे मुझे रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, इज दैट ओके? होता है ना ऐसा भी। अवेकनिंग का मीनिंग है मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, वो वाली फीलिंग आ जाती है। और रिलेशनशिप है भी तो उससे वो बॉदर नहीं होता। अवेकनिंग में ऐसा हो जाता है कि वाइफ ने ऐसा कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, तो वो लोगों के ये इस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता है कि यार उसकी ज़िंदगी है, उसे खुद सीखना है, खुद समझना है, उसको जो करना है करना है, वो खुद गलतियां करेगा सीख जाएगा, और नहीं सीखा तो जैसा ऊपर वाला चाहता है उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में है, राइट? अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो बीइंग अ पेरेंट हमको जो करना था हमने कर दिया, अब उसको देखना है। तो अवेकनिंग नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी को लूज कर दिया है, कोई ज़िंदगी से चला गया है, तो आप ज़्यादा दिन परेशान नहीं रहते। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, सबका समय आता है, सबको जाना, एक दिन मुझे भी जाना है, ठीक है। जब ईश्वर ये स्टेट अगर बहुत लोगों की आ जाए तो दुनिया कितनी पीसफुल बन जाएगी, राइट? हाँ, ये बट इस स्टेट को लाने के लिए तो हमारा जो भारत है, भारत में आप देखिए कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है पुरानी, वो इसी तरह से डिज़ाइन थी कि हम सब ऐसे ही बने, ठीक है, कि अवेकनिंग वाली चीज़ की तरफ हम जाएं, सरेंडर की तरफ जाएं। पर हमने इन चीज़ों पे काम करना बंद कर दिया और प्रलोभनों को हमने इतना फुटेज देना शुरू कर दिया कि हम यहाँ तक आ गए कि अब आप देखिए कि अभी कितनी बर्बादी है कि इंसान को पता है कि यार ये चीज़ तो मुझसे नहीं होगी, या यहाँ तो मैं गलती करूँगा, और फिर कर भी देगा, उसे पता है फिर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, राइट? है ना। ये किसी को पता है कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, पर वो नहीं निकल पा रहा है। किसी को पता है कि यार मुझे 6 बजे उठना है और जिम जाना है, नहीं उठ पा रहे लोग, नहीं जिम जा पा रहे हैं, नहीं, और वो स्टेट ही अचीव नहीं कर पा रहे कि आपको जो पता है और आपको जो करना है वो आप कर सको। हाँ, राइट। ठीक है, वो ही नहीं कर पा रहे लोग। नहीं, हमें आदत भी हो गई ना, यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे, हाँ आई नो। नहीं, यू शुड गो टू जिम, हाँ आई नो। अब नो तो सब हो गया है, कर नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली अपने टेम्पटेशंस को छोड़ के अवेकनिंग की तरफ जाना है, बीट रिलेशनशिप्स, बीट लाइफ, पूरा अप्रोच वैसा करना है। तो विकास, ये जो एप्स बने हैं ना, टिंडर, बम्बल, पहले इस पे सिर्फ बैचलर्स होते थे, सिर्फ वो लोग होते थे जिनको डेटिंग करनी है, ठीक है। अभी जिनको डेटिंग करनी है उसमें मैरिड मैन भी आ गए हैं, जिनके ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप्स हैं, 1 रिलेशनशिप है वो भी आ गया है।
मेन विमेन मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ। आपके हिसाब से जब मेन चीट करते हैं और जब विमेन चीट करती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके रीजंस में डिफरेंस क्या होता है? मेरे ख्याल से मैन का चीट करने का मेजरली, हमेशा तो नहीं, क्योंकि सबके साथ सब तरह की परेशानियां हैं ना। मैन को भी एक अच्छा कंपेनियन चाहिए, एक समझने वाला इंसान चाहिए, उसे इनकरेज करने वाला, हिम्मत देने वाला इंसान चाहिए। कई बार उनकी वाइफ नहीं है बट उनके ऑफिस में एक कलीग है जो उनको हमेशा से अच्छा महसूस कराती है, वो उन्हें इज्जत भी देती हैं, इनकरेज भी करती हैं, करियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती हैं, और वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता है क्योंकि उसके साथ रह के अपलिफ्टमेंट फील करता है। राइट। ठीक है, तो वो इंसान तो उसकी तरफ जाएगा। तो अफेयर का रीज़न तो ये भी हो गया। नहीं, एक्सेप्शंस को छोड़ के मोटा मेजरली जो एक मेल की तरफ से हार्मोनल मोटिवेशन होता है, ठीक है, जो फिजिकल स्टफ है वो ज़्यादा अपील करता है, वो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, वो पॉलीगेमी वाला जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सो बेसिकली एक चीज़ होती है मेरे हिसाब से कि मेन वांट न्यूनेस, मतलब टेम्पटेशन टुवर्ड्स न्यूनेस बहुत जल्दी होती है कि ओह नई चीज़। हाँ, बट न्यूनेस मैन वुमेन दोनों को ही चाहिए, बट मैन के साथ सी टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन्स हैं, वो एक मोटिवेशन अंदर से हमेशा बना रहता है कि कोई चीज़ खूबसूरत दिख रही है, अच्छी दिख रही है तो उसको देखना है, उसको चेस करना है, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये हार्मोनली है, वो कोई सोच के नहीं कर रहा है। बट वही है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल ठीक ठाक है वो अपने आप को रोक लेता है कि नहीं यार, और जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो चेस करना शुरू करता है, उसके पीछे भागता है, वो अफेयर्स बिल्ड कर लेता है। इसलिए मेल का आप देखना कि इनिशियल अप्रोच हमेशा ये रहता है, जब भी वो किसी के साथ आ रहा है तो हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ यार, हक तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, किस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वो हर डेट पर या हर नए मीटिंग में वो एक कदम और उसके क्लोज आना चाहता है। ठीक है, ये सब कोई प्लान करके नहीं हो रहा है, दिस इज हाउ दे आर डिजाइंड कि उन्हें वो क्लोजनेस अच्छी लगती है। फीमेल जो है उनके साथ भी ये एलिमेंट है, एक एज ब्रैकेट भी होते हैं जिस ब्रैकेट में ये ज़्यादा होता है फीमेल के साथ, पर एक मेजर रीज़न होता है कि उनको एक ठीक ठाक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता उस जगह से जहाँ से मिलना चाहिए, उनके हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, और वो इमोशनल सपोर्ट या वो एक फेलोशिप या एक सिंपैथी उन्हें कहीं और से मिलने लगती है, तो फिर वो एक मेजर रीज़न बन जाता है कि वो किसी और इंसान में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। तो वो वैसे ही है। डेटिंग ऐप्स तो चलते रहेंगे, ऑल्दो इंडिया के अंदर डेटिंग ऐप उस तरह से लैंड ही नहीं हुए जैसे वो दुनिया भर में चलते हैं और चलने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पर वो अलग ही तरह से लैंड हो गए हैं। तो मतलब ऐसा है कि यूएस के अंदर डेटिंग ऐप से 2/3 मैरिजेस होती है, आई थिंक 1/3 मैरिजेस यूएस के अंदर डेटिंग ऐप्स के थ्रू होती है, और हमारे इंडिया में डेटिंग ऐप सिर्फ हुकअप्स के लिए, हैंगअप करने के लिए। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है 1/3 मैरिजेस डेटिंग ऐप की वजह से टूटती होंगी। तो हमारे यहाँ वो ठीक से वो कॉन्सेप्ट लैंड ही नहीं किया डेटिंग ऐप वाला। तो यहाँ पे लोगों को से हुकअप्स करना है, सेक्सटिंग करनी है, ये सब चीज़ें करनी है, जल्दी से जल्दी मिलना है, क्लोज आना है, फिजिकल रिलेशनशिप बनानी है, ब्लॉक करना है, घोस्टिंग करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, कैट फिशिंग भी होता है, और इसके अलावा गैस लाइटिंग भी होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है नए नए लोगों के साथ। इनकैश करने के लिए डेटिंग ऐप वाली चीज़ों में खूब सारे लोग ऐसे भी है जो जिन्होंने धंधा बना लिया है, लोगों को फंसाना और उनके साथ फ्रॉड करना और बिजनेस करना और ये सब। तो वो कॉन्सेप्ट ठीक से इंडिया में उतर ही नहीं पाया। देखो एक्चुअली तो इंडिया में डेटिंग कल्चर था कहाँ, जहाँ आप यूएस से कंपेयर करें, यूएस में वैसे भी डेटिंग कल्चर था, हमारे अरेंज मैरिजेस वाला कल्चर था। मैं आपको बताऊं कि अरेंज मैरिज इज गोइंग टू बी अ न्यू लग्जरी इन नेक्स्ट 5 to 10 years। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी इंसान से मिलो और अपफ्रंट ये पूछो कि आप कमाते कितना हो, आप रहने कहाँ वाले हो, आपके साथ ही रहना पड़ेगा या पेरेंट्स के साथ भी रहना पड़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे जॉब करने दोगे नहीं करने दोगे, मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसा पहनती हूँ, ठीक है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके घर में क्या लोग नॉनवेज भी खाते हैं, अल्कोहलिक हैं, ये है वो है, आप अपफ्रंट पूछ रहे हो और आपको सीधे सीधे जवाब मिल रहे हैं। इट्स अ लग्जरी। इट इज अ लग्जरी। आप किसी के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में हो, आप उससे इतनी खुल के बात नहीं कर सकते तुम कमाते कितना हो ये बता दो पहले, नहीं कर सकते, ठीक है, ऑफेंड हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। राइट। तो अरेंज मैरिज इज गोइंग टू बी अ न्यू लग्जरी। इट इज। अभी मेरे पास आई ग्रूम गर्ल्स, तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं गर्ल्स को लेके, आपको पता है वर्ड्स कैसे बोलते हैं कभी कभी। मैम, एक कपल मेरे पास आया, अपनी द गर्ल वाज लाइक 22 year old एंड शी वाज प्रीटी ग्रम्पी कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो ऐसे, मुझे ग्रूम तो होना है बट आप मैम से बात मत करो, बिकॉज शी न्यू वो क्या बोलने वाले हैं। दे वर लाइक मैम इसकी शादी होने वाली है, आप सिर्फ इतना कर दो कि 2 महीने बाद घर ना आ जाए वापस। अभी उसके माइंड में पहले से ही डाल दिया कि घर आने का ऑप्शन था लेकिन हमने मना किया है। यू गेटिंग मी? तो अब पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हमें ना टिकाएं कैसे, द वर्ड टिकाना, कि मैं इसको अपने इन लॉज के यहाँ टिकाऊं कैसे। दिस इज सच अ बैड अप्रोच। तो अब उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है। बट एनीवेज, चीटिंग के ऊपर आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें, हमेशा ऐसा होता है विकास, यू आर अ रिलेशनशिप डॉक्टर, मैं बीमारी लेके कुछ और आती हूँ, आप सोल्यूशन उसका बहुत सारा बता देते हो। सो
आई एम लुकिंग फॉर मोर एपिसोड्स विद यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपको कोई चीज़ यहाँ पे बहुत मज़ा आया हो सुन के, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और किसी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ हाँ मेरे साथ ही होता है, प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन टू अस. वील ट्राई टू सॉल्व इट. अगर नहीं कमेंट कर सकते तो प्लीज़ DM कीजिए मुझे, विकास को, किसी को भी. वील ट्राई टू टेक दैट सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम. आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. यू आर एट LIPS लाइफस्टाइल, इमेज, पर्सनैलिटी एंड स्किल विद मी, स्नेहा सिंह. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.